नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं संथाल जनजाति। भारत की तीसरी प्रमुख बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। तो आज हम इस वीडियो में संथाल जनजाति, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सी इंटरेस्टिंग इनकी कल्चर से रिलेटेड, इनकी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग पार्ट हैं जो हमें जानने और समझने चाहिए। और जैसा मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में भी बताया था कि ट्राइब्स जो टॉपिक है वो हमारे आरएस और आईएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज संथाल जनजाति के समाज और संस्कृति और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में बहुत सी छिपी हुई बातें आज हम जानने का प्रयास करते हैं। और उसे पूर्व उम्मीद है कि आप सब जो हैं अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने घर पर रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। और इस कोरोना के कठिन दौर में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना करके ही हम इसको हरा सकते हैं। तो कोरोना की गाइडलाइन की पालना कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज़र कीजिए और घर से बाहर जितना हो सके उतना ही कम निकलें। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति कौन है और कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से इनकी लाइफ़स्टाइल है? । 1855 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध अपनी मातृभूमि की प्राप्ति के लिए भारत में प्रथम सशस्त्र जो संग्राम हुआ था, उसके प्रेरणता या जन्मदाता जो थे वो संथाल ही थे और उसे संथाल हूल नाम दिया गया था। और ये जनजाति जो है वो भारत के छोटा नागपुर पठार और उसके समीपवर्ती पठारी भागों में निवास करने वाली भारत की प्रमुख आदिम जनजाति है। चलिए बात करते हैं इनकी निवास क्षेत्र की कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो संथाल जनजाति का जो मेन निवास क्षेत्र है, मुख्य जो इनका हैबिटेट है वो है छोटा नागपुर पठार और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठार और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, जिनमें मुख्य रूप से झारखंड में अगर देखें तो संथाल परगना, सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह जिलों में ये निवास करते हैं। बिहार में भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर जिले, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, असम के कुछ भागों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी यानी बाहर भी रहती है, बांग्लादेश में भी संथाल जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। पश्चिमी बंगाल के साउथ क्षेत्र में लंबे समय तक ये जनजाति रही थी। उसके बाद ये राजमहल पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आकर रहने लगी। तो पश्चिमी बंगाल के साउथ क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के कारण इन्हें साउतर कहा जाता था। बाद में इन्हें ये साउतर जो है ये अपभ्रंश होकर इनका नाम पड़ गया संथाल। राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो सोरिया और माल पहाड़िया जो जनजाति है उनके साथ इनका लंबा जातीय संघर्ष चला था। ये आप मैप में भी देखिए, मैप में ये रेड में जो आप देख रहे हो ये इनकी मेन हैबिटेट है, मुख्य निवास क्षेत्र है। और ये जो अदर कलर में आप देख रहे हो ये इनके गौण निवास क्षेत्र हैं। तो झारखंड हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में मेनली ये जनजाति निवास करती है। और इसके अलावा आसाम के क्षेत्रों में भी आजकल जो है चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए संथाल लोग गए हैं, तो वहाँ भी ये लोग निवास करते हैं और बांग्लादेश में भी रहते हैं। तो ये संथाल जनजाति के हैबिटेट यानी निवास क्षेत्रों के बारे में बात हुई। साउतर, ये बात हमें याद रखनी है, इन्हें साउतर कहा जाता था। बाद में यही साउतर संथाल कहलाए। इनके प्रजातीय लक्षण और इनकी बोली और भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो इनका कद जो है वो मध्यम होता है। इनकी बॉडी का कलर जो है वो काला या डार्क ब्राउन होता है। सिर इनका लंबा होता है। बाल जो इनके घुंघराले से लेकर सीधे बालों तक के ये होते हैं। ललाट या माथा जो इनका चौड़ा होता है। नाक इनकी मध्यम चौड़ी होती है और दबी हुई होती है। जबड़ा इनका बाहर की ओर थोड़ा निकला होता है। होंठ भी इनके थोड़े मोटे होते हैं।
शरीर और चेहरे पर दाढ़ी मूछों में इनके बाल बहुत ही कम होते हैं। शरीर पर बाल नगण्य होते हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी मूछों में भी बाल इनके कम होते हैं। तो इनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर डॉक्टर गुहा जो हैं वो इन्हें प्रोटोस्टलाइड मानव प्रजाति से बिलोंग मानते हैं। मानवशास्त्री हटन जो थे वो इन्हें पूर्व डार्विडियन मानते हैं, और शिमट जो है वो इन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति के मानते हैं। संथाल लोग जो है वो मेनली ये मुंडा भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुंडारी भाषा जिसको हम कह सकते हैं, तो मुंडारी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इनकी जो मुख्य भाषा है वो संताड़ी कहलाती है। तो इसलिए मुख्यतः ये संताड़ी जनजाति के लोग हैं, जिन्हें क्या है कि देवनागरी भाषा में संथाली कहा जाता है। यानी संथाल या संथाली जैसा कोई शब्द नहीं है, बल्कि मुख्य शब्द जो है वो संताड़ी है, और देवनागरी भाषा में इसे संथाली उच्चारण इसका किया जाता है। संताड़ी भाषित जो लोग हैं वो भारत के प्राचीनतम लोगों में से एक हैं। और ये संताड़ी भाषित जो लोग हैं ये खेरवाड़ समुदाय से बिलोंग करते हैं। संताड़ी, हो, मुंडा, कुरख, ब्रिडो, खड़िया, असूर, लोहरा, सावरा, भूमिज, महलीरमो, बेदिया खरवाड़, ये सब के सब भारत की आदिम जनजातियां हैं, और ये सब के सब खेरवाड़ समुदाय की प्रमुख जनजातियां हैं। खेरवाड़ समुदाय की अपनी स्वयं की लिपि होती है, और इनकी स्वयं की जो लिपि है वो कहलाती है ओल चीकी। स्वयं की खेरवाड़ समुदाय की स्वयं की लिपि ओल चीकी कहलाती है। फोटोग्राफ्स में आप देखिए, एक संथाल महिला का फोटोग्राफ सबसे पहले ऊपर आप देखिए, संथाल महिला का एक फोटोग्राफ दिया गया है, और गुलेल से निशाना लगाते हुए एक संथाल पुरुष का यहाँ फोटोग्राफ दिया गया है। नीचे भी आप देखिए संथाल महिलाएं जो हैं वो दिखाई गई हैं। इसके नीचे संथाल महिला एक दिखाई गई है, और यहाँ देखिए आप संथाल पुरुषों को यहाँ दिखाया गया है। तो ये संथाल जनजाति है, जो कि भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, और संताड़ी जनजाति ये कहलाती है। ओल चीकी इनकी स्वयं की लिपि है। खेरवाड़ समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, और प्रोटोस्टलाइड मानव प्रजाति से ये माने जाते हैं। यहाँ एक छोटी सा जो चर्चा है वो हूल क्रांति के बारे में हम करेंगे। हूल क्रांति 30 जून 1855 में ये प्रथम सशस्त्र संग्राम हुआ था आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जो संग्राम था 30 जून 1855 को, और इसे संथाल हूल के नाम से जाना जाता है। इस आदिवासी शब्द हूल का अर्थ होता है क्रांति या आंदोलन। संथाल हूल असल में क्या है कि संथालों द्वारा अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति थी। हालांकि 26 जुलाई 1855 को अंग्रेजों ने इनके राजा सिद्धू और उसके सलाहकार भाई कान्हू को झारखंड के ही साहबगंज जिले के भोगनाडीह में सरेआम पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी और इस संग्राम को कुचल दिया था। लेकिन ये संथाल जो संग्राम है ये सदियों तक याद रखा जाएगा, जिसने कि सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए और कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक आधार बना। ये आप इस फोटोग्राफ में भी देखिए, ये जो राजा सिद्धू और उनके जो सलाहकार भाई कान्हू है उनकी मूर्ति के रूप में इनका दिखाया गया है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो दो महिलाओं की मूर्ति भी संथाल एरिया में इनके निवास क्षेत्र में ये बनी हुई है। ये देखिए उस संथाल हूल की एक जो है स्केच बना हुआ, इसमें आप देखिए इस तरफ अंग्रेज जो सेना है उन अंग्रेजों सेनाओं के साथ अपने तीर कमान, अपनी तलवारों, गुलेलों या फिर अपने और अन्य परंपरागत हथियारों से ये उनके साथ युद्ध करते हुए। यहाँ देखिए वीवर एट वार, ये संथाल जनजाति का ही एक जो है यहाँ आर्ट बनी हुई है। तो वीवर एट वार, तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध उस स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनाया गया एक आर्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम संथाल जनजाति के मकान और गांव के बारे में। तो संथाल जनजाति जो है वो एक प्रकृति पूजक जनजाति है, यानी जो इन्वायरमेंटल के जो इन्वायरमेंट है जो उसका इन्वायरमेंट की ये पूजा करते हैं,
उसकी वर्शिप करते हैं और सफाई व्यवस्था का ये बड़ा ध्यान रखती हैं। खास करके महिलाएँ जो हैं, वो घरों की सफाई करना अपना गौरव मानती हैं और अपने घर को बड़ा ही साफ-सुथरा और स्वच्छ रखती हैं। इनमें आप देखिए, इनके आप अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक पुराना कच्चा संथाल घर जो है आपको ऊपर 2 फोटोग्राफ में दिखाए गए हैं, लेकिन इसके आस-पास भी आप सफाई देखिए, कहीं भी कोई कचरा आपको दिखाई नहीं देता। तो ये संथाल के ये घर हैं। उनके मकानों और गाँवों को जो है इनकी यानी सफाई की व्यवस्था और इनके निर्माण की जो कला है, वो इनकी विशेषता इनके मकानों और गाँवों में साफ दिखाई देती है। 10-12 गाँव का जो एक बड़ा राजनीतिक संगठन इनका जो होता है, उसे परगना कहते हैं। यानी जिसमें 10-12 गाँव शामिल होते हैं और एक गाँव में 10 से 50 अलग-अलग गोत्र के परिवार जो है, संथाल परिवार एक साथ रहते हैं। इनके मकान जो वो लंबी कतारों में बने होते हैं और मकान जो है वो प्रकृति से जो घास-फूस मिलते हैं या लकड़ी मिल गई या फिर जो लीव यानी पत्ते मिल गए, उन पत्तों से ही खपरेल हो गया, उनसे ही इनके मकान बने होते हैं, जिन पर ये लोग मिट्टी का लेप और गोबर का लेप लगाकर अपने मकान तैयार करते हैं। और इन मकानों में ये मकानों की दीवारों पर, मकानों के भीतरी भागों में वनस्पति, पशु-पक्षियों आदि की ये पेंटिंग बनाते हैं दीवारों पर, दरवाज़ों पर। ये आप देखिए, इनके मकानों में आप साफ देख सकते हो। ये एक कच्चा आप देख रहे हो संथाल मकान, इसमें भी यहाँ देखिए पेंटिंग की हुई है। तो अपने घरों की दीवारों पर और भी ये पेंटिंग अवश्य करते हैं। यहाँ देखिए पशु और फूलों की पेंटिंग इसमें की गई है और यहाँ भी आप देखिए पेंटिंग और कितना साफ-सुथरा ये मकान है। यहाँ भी आप देखिए कि पशुओं की और वनस्पति की पेंटिंग की गई है। यहाँ पर भी इसी प्रकार से पेंटिंग की गई है। ये कतारबद्ध, ये आप देखिए इनके मकान जो है कतारबद्ध होते हैं, इनके गाँव के मकान कतारबद्ध होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की पेंटिंग की जाती है। छत जो है वो इन्हीं पत्तों से, खपरेल से, इनसे बनी होती है और दीवारें जो है वो कच्ची ईंटों की या मिट्टी की बनी होती है। तो ये संथाल मकान और गाँव, तो इनके गाँवों का जो राजनीतिक संगठन होता है उसको क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके परिवार और समाज के बारे में। संथाल जो है वो एक पितृसत्तात्मक परिवार पद पर आधारित समाज है। यानी पिता जो है वही घर का मुखिया होता है और संथाल समाज जो है वो गोत्र विभाजन पर आधारित है और गोत्र जो है वो पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। इनके गोत्र जो हैं वो और सब डिवीजन यानी गोत्राद्र और सिव में बँटे होते हैं और प्रत्येक गोत्र का अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। और ये जो गोत्र चिन्ह हैं, ये पशु-पक्षी या वनस्पति के नाम पर होते हैं और इन गोत्र चिन्हों में शामिल जो वनस्पति या पशु-पक्षी जो होते हैं, उन्हें मारना, काटना या उनको नुकसान पहुँचाना जो है वो निषिद्ध होता है, उन्हें अपराध समझा जाता है। यानी जिस गोत्र के ये कोई भी एक परिवार जिस गोत्र का होता है और उस गोत्र की जो वनस्पति या पशु-पक्षी होता है, उसका वध या उसको नुकसान वो परिवार नहीं पहुँचाता। विवाह और जो अन्य इनके उत्सव या अवसर होते हैं, उनमें ये गोत्र चिन्हों की पूजा भी करते हैं, यानी वनस्पति और जीव-जंतुओं की पूजा भी की जाती है। इनके गोत्र जैसे हम देखें अगर तो इनके गोत्र में हंसदाक, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, सोरेन, टुडू, बेसरा, पोड़िया, बस्के, चौड़े ऐसे 14 इनके गोत्र होते हैं। तो ये सभी के सभी वनस्पति या किसी पशु-पक्षी के नाम के आधार पर ही होते हैं। गोत्रों का विभाजन जो उपगोत्रों में किया जाता है, जिन्हें खूंट कहते हैं। तो गोत्र जो है वो उपगोत्र में बँटे होते हैं, जो खूंट कहलाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पितृसत्तात्मक ये परिवार होता है और पिता की संपत्ति पर जो है पुत्रों का अधिकार होता है। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो गाँवों का समूह होता है वो अ, परगना कहलाता है और परगना की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक परगनेत परिषद होती है। ये संपूर्ण परगने की राजनीतिक संस्था होती है, जिसमें परगनेत, देश मांझी और अलग-अलग गाँव के जो मांझी होते हैं, वो मांझी इसके यानी परगनेत परिषद के सदस्य होते हैं। ये परगनेत परिषद जो होती है, ये गाँव के आपसी झगड़ों का निपटारा करती है और यदि इनके समाज में किसी बात को लेकर अंतर्द्वंद हो, तो उस अंतर्द्वंद का निपटारा भी यही परगनेत ही करती है, यानी परगनेत परिषद करती है। परगनेत देखिए अगला वर्ड है परगनेत। परगने का प्रधान जो होता है, वो परगनेत कहलाता है और ये परगनेत जो होता है, ये विभिन्न गाँव के मांझियों में से चुना जाता है। तो अलग-अलग गाँव के मांझी जो होते हैं, उनमें से इसको चुना जाता है।
अगला पद होता है इस परगनेत में देश मांझी, ये परगनेत का सहायक होता है। अगला पद होता है चाकलादार। देश मांझी जो होता है वो क्या करता है कि कुछ संदेश वाहक या गुप्तचर नियुक्त करता है, जो समाज की बारे में उसे जानकारी देता है, तो वो कहलाता है चाकलादार। तो पहला गांव, इनका गांव का समूह परगनेत, गोत्र के उपगोत्र जो होते हैं वो खूंट कहलाते हैं। देश मांझी परगनेत का सहायक और चाकलादार संदेशवाहक। गांव की इनकी एक पंचायत या ग्राम परिषद होती है, तो इनकी गांव की एक पंचायत या ग्राम परिषद जो होती है जिसमें कि मांझी, प्रामाणिक, जोग मांझी, जोग प्रामाणिक तथा गोरेत इसके सदस्य होते हैं। मांझी क्या होता है कि गांव की जो पंचायत होती है उस पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, और मांझी की अनुपस्थिति में जो प्रामाणिक होता है वो पंचायत की अध्यक्षता करता है। तो गांव की पंचायत का प्रधान मांझी। जोग मांझी दूसरा पद जो होता है गांव की पंचायत में वो है जोग मांझी। मांझी का जो सहायक होता है वो जोग मांझी कहलाता है, और संथाल समाज के लोगों के आचरण पर नजर रखने का काम जोग मांझी का होता है। विवाह संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का जो निपटारा है वो भी जोग मांझी ही करता है, और जन्म और विवाह के अवसर पर इसकी सलाह सभी मानते हैं और इसकी सलाह के आधार पर ही कार्य किया जाता है। अगला जो पद होता है वो होता है नायके। गांव का पुजारी जो होता है वो नायके कहलाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान और समारोह का जो संपादन है वो कौन करता है? नायके ही करता है। अगला पद जो इनके गांव में होता है वो होता है कदम नायके। नायके का सहायक होता है कदम नायके। ये एक तरह से भूत प्रेत और जादू टोने जैसे संस्कार जो है ये करता है। अगला पद होता है गोरेत, यानी गांव की पंचायत में अगला पद जो है वो गोरेत का होता है। ये गांव का संवाद वाहक होता है, यानी जब विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न त्योहारों पर या कोई पंचायत बुलानी उस समय जब गांव वालों को एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, तब जो मांझी की सूचना को गांव वालों तक पहुंचाकर उनको एकत्रित करने का काम गोरेत करता है। इनमें एक और परिषद होती है, एक और संस्था होती है जिसका नाम है सेंद्रा वेसी। यानी संथालों में एक और परिषद या एक और संस्था पाई जाती है जो है सेंद्रा वेसी। ये एक शिकार परिषद होती है जिसके प्रधान को दिहरी कहा जाता है। इस परिषद में परगनेत या मांझी के फैसलों की विरुद्ध अपील की जाती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं संथालों का उच्च न्यायालय है ये। और जो सेंद्रावेशी होता है ये साल में एक बार शिकार के समय ही आयोजित की जाती है, और उस समय इनको ये अधिकार होता है कि मांझी या परगनेत के कोई जो फैसले हैं उनके विरुद्ध यहाँ जाकर ये अपील कर सकते हैं सेंद्रावेशी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके जन्म और मृत्यु संस्कार के बारे में। तो इनके जन्म और मृत्यु संस्कार जो हैं उनमें वैसे तो इनमें जो इनके जो ईश्वर होता है जिसको ये बोंगा कहते हैं, तो बोंगा जो है वही सभी सृष्टि का रचयिता है और वही जन्म और मृत्यु का जो इनका देवता होता है। और जन्म में ये कुछ इनके संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में हम जानते हैं। पहला है जानम छठियार। तो लड़के के जन्म के 5वें दिन और लड़की के जन्म के तीसरे दिन जानम छठियार का जो संस्कार है वो किया जाता है। एक तरह से ये नामकरण संस्कार होता है। इसमें क्या होता है कि इस अवसर पर गांव के जो मांझी है या जो कदम नायक है, गांव के मांझी कदम नायक सहित जो अन्य प्रमुख ग्रामीण होते हैं वो अपना सिर मुंडवाते हैं। बाद में बच्चे का मुंडन किया जाता है और फिर एक मुर्गी जो है उस मुर्गी का यहाँ बलि दी जाती है, और हड़िया, इनमें हड़िया जो है चढ़ाई जाती है, और हड़िया चढ़ाने के बाद फिर बच्चे का नामकरण किया जाता है। और इस अवसर पर क्या है कि नीम की पत्तियों के साथ इस अवसर पर, यानी इस नामकरण संस्कार के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ मांडी यानी खिचड़ी बनाई जाती है और उसका भोज दिया जाता है। तो जन्म छठियार एक तरह से नामकरण संस्कार है। अगला इनका संस्कार है चाचो छठियार। ये विवाह से पूर्व बच्चों
का किया जाता है, तो विवाह से पूर्व बच्चों का चाचो छठियार संस्कार किया जाता है। चाचो छठियार संस्कार से पूर्व यदि कोई बच्चा इसकी डेथ हो जाती है, तो ना तो उसका श्राद्ध किया जाता है और ना ही अन्य जो श्राद्ध से संबंधित जो परंपराएँ हैं वो निभाई जाती है। चाचो छठियार के बाद यदि किसी की डेथ होती है, तो सभी संस्कार जो है वो मृत्यु संस्कार किए जाते हैं। तो चाचो छठियार विवाह से पूर्व ये किया जाता है, इसकी कोई आयु नहीं होती, ये कभी भी किया जा सकता है। तो विवाह से पूर्व ये बच्चों का किया जाने वाला संस्कार है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु संस्कार के बारे में। तो संथाल जनजाति में मरणोपरांत जो है वो शव संस्कार, अस्थि प्रवाह और श्राद्ध जैसी रस्में जो है वो पूरी की जाती है। शव को जलाने या दफनाने दोनों ही प्रकार की प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं। मृत्यु के बाद जो मृतक होता है उसकी जो निजी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि उसके बर्तन है, उसके धनुष बाण है, उसकी लाठी है या उसके वाद्य यंत्र हैं या कपड़े इत्यादि, ये शव को सौंप दी जाती है। यानी मृत्यु के साथ ही शव को दफनाने या जलाने के साथ ही उसके साथ ही उनको दफना या जला दिया जाता है। इस समय जो उसकी मुर्गी के एक बच्चे की बलि दी जाती है उसके यानी दक्षिण दिशा में इनकी शव को जब लिटाया जाता है या उसकी जो अस्थियां सॉरी उसको जब शव को लिटाया जाता है तो उसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में किया जाता है और उसके सर पर एक या यूं कहें कि सर के पास एक मुर्गी के बच्चे की बलि दी जाती है। भांडान यानी श्राद्ध, ये मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार माना जाता है। यानी भांडान ये करते हैं, श्राद्ध ये करते हैं और जब तक भांडान नहीं होता तब तक गांव को अशुद्ध माना जाता है। और भांडान के समय क्या है कि बकरे की बलि दी जाती है और रात्रि मृत्यु भोज दिया जाता है और हड़िया चढ़ाई जाती है। तो ये इनका मृत्यु संस्कार है। इन संथालों के लिए ये मृत्यु संस्कार है। इसमें क्या है कि मुंडन भी गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जिनमें मांझी या कदम नायक या दूसरे और जो वो सब मुंडन भी करते हैं। और मृत्यु के 5वें दिन के बाद क्या है कि 3 लोग जो हैं वो इनके घर के आर-पार झूमते हैं और उसके बाद जो है ये इनका भांडान इन भांडान के लिए इनको मनाते हैं और साथ में गाँव की और परिवार की परिवार में सुख और शांति के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। इनके गांव के मध्य में किसी साल या महुआ के पेड़ के नीचे एक बड़ा चबूतरा बना होता है, जिसे मांझी थान कहा जाता है। यानी एक तरह से पंचायत स्थल होता है जहां पर गांव की पंचायतें की जाती हैं। तो मांझी थान जो होता है वो गांव का पंचायत स्थल होता है, जो कि गांव के लगभग बीच में किसी साल या महुआ के पेड़ के नीचे बड़े से चबूतरे पर होता है। नेक्स्ट इनकी धार्मिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। संथाल जनजाति जो है वो बहु ईश्वरवादी प्रकृति के लोग हैं और प्रेत आत्माओं में ये विश्वास करते हैं। और अ, यूरोपियन विद्वान जो हैं इसी कारण से इन्हें प्रेतवाद कहते हैं। स्नातन संथाल जो है वो बोंगा होड़ कहलाते हैं। सनातन संथाल बोंगा होड़ कहलाते हैं। भोंगा गुरु इनके लोक देवता हैं। यानी ईश्वर को ये बोंगा कहते हैं, तो बोंगा गुरु इनके लोक देवता है। और हापड़ा मको इनके पितृदेव होते हैं। हापड़ा मको पितृदेव। परिवार, गांव और समाज की कुशलता के लिए बोंगा गुरु और हापड़ा मको की यानी उसको प्रसन्न किया जाता है। उसी के दया पर निर्भर करता है परिवार, गांव और समाज की कुशलता और खुशहाली। सिंगा बोंगा जो है इनका सबसे बड़ा देवता होता है संथालों का, जो सूर्य देवता है एक तरह से। ये बोंगा जो है यानी सिंगा बोंगा जो है ये नावपुरी मतलब दर्शय जगत, और हानपुरी यानी अदर्शय जगत यानी ईश्वरीय जगत, उनके बीच में मध्यस्थ होता है बोंगा। मरांग बुरु या ठाकुर जीव जो है इनका दूसरा बड़ा देवता है, जो कि जीवन देता है। इसके अलावा गोसाई एरा, मोंडेको, तुइको, जाहेर एरा, मांझी हड़ाम बोंगा, ओडाक बोंगा, इनके ये अन्य देवी देवता हैं जिनकी ये पूजा अर्चना करते हैं। अवगे बोंगा जो है वो ग्रह देवता होता है। पूर्वज बोंगा जो परिवार का देवता होता है और इनका निवास क्षेत्र जो है घर को ही माना जाता है कि वो उस घर में ही रहते हैं। जाहिर थान
देवी देवताओं के निवास स्थान को जाहिर थान कहा जाता है। तो संथाल जनजाति देवी देवताओं के निवास स्थान को जाहिर थान कहती है। ये जाहिर थान जो है गांव से थोड़ा बाहर होता है और इसके चारों ओर जो है वो साल या महुआ के घने वृक्षों का आवरण होता है। तो यहीं पर यानी देवी देवताओं का ये वास मानते हैं। तो देवी देवता इनके जो है वो यहीं पर इस जाहिर थान में ही निवास करते हैं। और भिन्न-भिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की भिन्न-भिन्न विधियाँ होती हैं और इनके भिन्न-भिन्न वाखेड़ वाखेड़ यानी संथाली भाषा में वाखेड़ कहते हैं और उनका मतलब होता है मंत्र। तो भिन्न-भिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए भिन्न-भिन्न वाखेड़ होते हैं यानी मंत्र होते हैं। मांझी थान और जाहिर थान पर महिलाओं का प्रवेश सामान्यतः निषिद्ध होता है। प्रत्येक गांव का एक ओझा होता है जो भूत प्रेत, डाकन डायन और बीमारियों का इलाज करता है। ये जादू टोना और झाड़ फूंक करता है। संथाल जो है वो भागीरथ बाबा के नेतृत्व में हुए पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जिसे कि साफ होड़ या खरवार आंदोलन कहते हैं उसके प्रभाव में प्रभाव स्वरूप कुछ संथाल लोगों ने साफ होड़ यानी शुद्ध संथाल संप्रदाय में परिवर्तित हो गए हैं। तो भागीरथ बाबा ने इन्हें इनके क्षेत्र में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप कुछ जो संथाल है वो साफ होड़ में परिवर्तित हो गए हैं। साफ होड़ जो संप्रदाय है वो एक ईश्वरवादी होता है, वो एक ही ईश्वर को मानता है, उनका बोंगा एक ही होता है। साथ में ये बलि और हडिया चढ़ावा जैसी परंपराएं हैं, मदिरापान जैसी परंपराएं हैं, इन परंपराओं को त्याग देते हैं और ये शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। साफ होड़ संप्रदाय जो वो अंतर्विवाही होते हैं। नीचे आप देखिए इनकी ये जाहिर थान, नीचे फर्स्ट फोटोग्राफ में आप देखिए जाहिर थान जिनमें पत्थरों के रूप में ये अपने देवताओं के प्रतीक के रूप में इन्हें यहाँ रखते हैं और इस जाहिर थान में ये पूजा अर्चना करते हैं। इसमें देखिए महिलाओं का प्रवेश निषेध होता है, महिलाएं नहीं होती, केवल पुरुष आकर ही पूजा अर्चना करते हैं। दूसरी तरफ भी देखिए ये जाहिर थान में ये पूजा अर्चना करते हुए, तो ये इनके जो है धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इनमें जितने भी पॉइंट्स या यूँ कहें कि जितने भी मैंने आप लोगों को इनकी संस्कृति से संबंधित शब्द बताए हैं, वो हम सब हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास करके RSIS के एग्जाम को ध्यान में रखकर। तो ये संथाल अभी इसका हमारा बहुत सा पार्ट जो अभी बाकी पड़ा है, जो हमें इनके बारे में जानना है, समझना है, देखना है। तो धार्मिक रीति रिवाजों तक आज हमने इसका कंप्लीट किया है। इसके बाद अभी इनकी संस्कृति भी है, विवाह संस्कृति है और इसके अलावा इनके ऑक्यूपेशन है, इनके नृत्य और संगीत और यानी डांस और म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इनको आप सुनिए और जो इनमें मेन बातें हैं उनके लिए आप नोट्स भी बनाइए। थैंक यू सो मच।